ओके, हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें आज हम ये समझेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को क्यों लाया गया था। अब 1945 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी हमारा कोर्ट्स प्रोसीड कर रहे थे। फिर कंटेम्प्ट को 1971 में क्यों लाया गया? कंटेम्प्ट होता क्या है, राइट? कंटेम्प्ट में क्या क्या डिफेंसेस लिए जा सकते हैं? यदि आप पे कोई कंटेम्प्ट लग गया है तो आप उसमें क्या क्या डिफेंसेस ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है कि ये जो एक्ट है वो 1971 की एक्ट है, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेशन है ये इंडिया में डिजाइन की गई थी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोई भी इस तरीके का आपने बिहेवियर किया या कोई ऐसी डिसरिस्पेक्ट कर दी, है ना, जुडिशरी की डिसरिस्पेक्ट करी, उसको काम करने में आप बाधा डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वहां जाकर आप कोई भी तरह की ऐसी एक्टिविटी करते हो, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो दिस इज नॉट अंडर कंटेम्प्ट, बट फॉर एग्जाम्पल आप अपना फोन को यूज कर रहे हो वाइल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट आर गोइंग ऑन, है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंटेम्प्ट कि आप वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वे पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्राइव फॉर जस्टिस, राइट। तो यही कंसेप्ट से लाया गया कि लोग ना कोर्ट को ओबे करें, उसके काम में कोई इंटरफेरेंस ना करें, प्रॉपर मैकेनिज्म मतलब एक बढ़िया तरीके से स्मूथली कोर्ट की वर्किंग हो सके। तो ये पावर कोर्ट को दी गई है ना, कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की। कंटेम्प्ट दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। जब हम सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं तो सिविल कंटेम्प्ट के केस में क्या हो रहा है कि व्यक्ति ने विलफुल डिसओबीडियंस करी है। इसे बेटरली समझने के लिए आई प्रेजेंट अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह से होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। जब वो विलफुल डिसओबीडियंस करता है कोर्ट की तो वो सिविल कंटेम्प्ट में आता है, मतलब जानबूझ के कोर्ट के फैसले को ना मानना, वो आपका क्या है, सिविल कंटेम्प्ट में आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या है, कोई ऐसा गतिविधि, कोई ऐसी एक्टिविटी जो व्यक्ति कर रहा है ना, जिसकी वजह से कोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि आई टेक यू बैक नाउ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है स्कैंडलाइज करने से और दूसरा होता है इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब स्कैंडलाइज करने का मतलब क्या होता है? स्कैंडलाइज करने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देना कोर्ट में जिससे कोर्ट को क्या है, अथॉरिटी और उसकी डिग्निटी की डिसरिस्पेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जज साहब आपका कानून अंधा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरफेरेंस विद और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि अब क्या हो रहा है कि जस्टिस से रिलेटेड, मतलब कोर्ट क्या कर रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, है ना। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई व्यक्ति गया, वहां पर उसको पता है कि एविडेंस है, उस एविडेंस के साथ ऑन स्पॉट उसने एविडेंस फाड़ दिए, बहुत ही बड़ी चीज हो गई, है ना। कोई पर्टिकुलर पेपर फाड़ दिया वहां पे कोर्ट के सामने पर्पसली, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग उस टाइम के लिए स्थगित हो सके या फिर इंटरफेयर करने की कोशिश करे। तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका सेकेंड पार्ट अगेन क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। सिविल कंटेम्प्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, विलफुल डिसोबीडियंस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने समन भेजे हैं कि आप कोर्ट में आइए, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर है, हो गया है, डिक्री का ऑर्डर हो गया है, कोई डायरेक्शन दी है, ठीक है, या कोई ऐसी जजमेंट पास हुई है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी फादर को बोला है कि वो अपने बेटे को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, है ना, जब तक केस चल रहा है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, वो नहीं करता है, ठीक है, वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिविल कंटेम्प्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम पावर एंड जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, और ये पावर उनके अंदर इनहेरेंट पावर है, यानी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट यानी कि कोई ऐसी लॉ अगर आ जाती है कल को और वो बोलती है नहीं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी इनहेरेंट पावर है। अगर कोर्ट है और उनकी लाइक प्रोसीडिंग्स में कोई डिसोबीडियंस कर रहा है, प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं करने दे रहा है, तो उस सेक्शन 4 बेसिकली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है कि टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, यानी कि कंटेम्प्ट नहीं लगाएगा, ठीक है। कब तक? मतलब कोर्ट ऐसे नहीं हर किसी पे उठ के कंटेम्प्ट लगा देगा, नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। कंटेम्प्ट के लिए बहुत ही सीरियस नेचर होनी चाहिए, यानी कि कोर्ट को लग रहा है कि हाँ जी ये विलफुली व्यक्ति ने हमारे डिसरिस्पेक्ट किया है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है ना, हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंप्लेंट की है,
बेस्ड ऑन दी डायरेक्ट कंप्लेंट, कोई डायरेक्ट कंप्लेंट है जहां से पता चल रहा है कि कोर्ट में ना बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अगेन ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें डिफेंसेस पे। सेक्शन 5 बताता है कि अगर आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्ट लग गया है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट लग गया है, तो उस कंटेम्प्ट में वो क्या क्या डिफेंसेस ले सकता है, ठीक है, कहाँ पे वो प्रोटेक्टेड है, व्यक्ति कहाँ पर प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 5 में वो प्रोटेक्टेड है, जिसमें वो क्या कह सकता है कि जो भी उसने बोला वो क्या था, ट्रूथ था। उसका डिफेंस क्या हो सकता है, इन्होंने गुड फेथ में इन ट्रू सेंस ही हैज सेड दिस थिंग, ठीक है। प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना कोई गुनाह नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट रिकॉर्ड, दे कैन रिकॉर्ड, बट अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इसने मेरी परमिशन के बिना किए, तो उन्होंने कंटेम्प्ट लगा दिया और उन्होंने कहा कि इन ऐसी एक्टिविटी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, हम नहीं कर पा रहे प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, उन्होंने कंटेम्प्ट लगा दिया, बट वो व्यक्ति अब क्या डिफेंस ले सकता है कि ही हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग इन गुड फेथ, ठीक है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उसने ये चीज करी है। जैसे कि अभी लाइव लॉ जो है वो लाइक रिकॉर्डिंग्स करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है आरजी मेडिकल रेप केस में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उस पर्टिकुलर आरजी मेडिकल रेप केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो ऑल ओवर इंटरनेट है, पब्लिश्ड हुई हैं सारी की सारी। तो अब इस टाइम पे कोर्ट ये नहीं बोल सकता दैट दे हैव डन अ कंटेम्प्ट। अगर वो इस चीज की पहले तो हमने सेक्शन 4 में ये क्लियर किया कि ऐसे हर किसी पे कंटेम्प्ट लग नहीं सकता। सेक्शन 5 बोलता है अगर कंटेम्प्ट लग भी जाता है तो आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि आपने जो चीज बोली वो गुड फेथ में बोली थी, ठीक है, और या फिर आपने वो काम क्या किया पब्लिक इंटरेस्ट में किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं आरजी मेडिकल रेप केस में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एकदम सड़कों पे निकल के आए, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो ये चीज को पब्लिक करना भी बहुत जरूरी था कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, ताकि लोगों तक वो बात पहुंच सके दैट लॉ एंड ऑर्डर इज स्टिल मेंटेन्ड इन द कंट्री, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट के केस में मतलब दो तरीके से आपको समझ आ गया कि जब हम डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के डिफेंसेस है, या तो गुड फेथ में उस व्यक्ति ने वो काम किया जिससे वो कंटेम्प्ट का मतलब उसने जिससे कोर्ट के काम में बाधा आई है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में उसने वो चीज को पब्लिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 7 में मतलब इसमें क्लियरली बोलता है कि अगर आप कैमरा को यूज कर रहे हो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करने के लिए तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाए और फिर भी कोई व्यक्ति छुप के पर्पसली उस चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, तब वो कंटेम्प्ट का पार्ट होगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्टिकुलर प्रोसीडिंग किसी चेंबर में ही हो रही है, किसी जज के चेंबर में वो प्रोसीडिंग हो रही है और वहां पर चुपके से आप उस पर्टिकुलर कैमरा से उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्योंकि रीजन समझो कि वो अपने पर्टिकुलर चेंबर में वो प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं ताकि एक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला है या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का कोई मामला है और ये चीज बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, उस केस में वो व्यक्ति उस वीडियो को रिकॉर्ड करके पब्लिश करता है तो वो भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कि प्रोसीजर क्या है कंटेम्प्ट का। बड़ा नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि सबसे पहले क्या होगा, कोर्ट एक सुओ मोटो एक्शन लेगी कि हाँ जी इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो है 14(1) में कि इसने जो है हमारे साथ क्या किया है, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। आफ्टर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो क्या होगा, प्रोसीडिंग्स जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कंटेम्प्ट लगा व्यक्ति पे उसे एक नोटिस सर्व किया जाएगा, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। वो कोर्ट में आकर अपनी साइड रखेगा और बताएगा कि क्यों उसकी तरफ पे कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कोर्ट जो है फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। 14(3) क्या बोलता है, 14(3) बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह से डिफेंसेस के अंदर ही आ गया कि डिफेंसेस के अंदर ये बेसिकली क्या चीज आई कि अगर उन्होंने आपको नोटिस ढंग से सर्व नहीं किया, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है, आप उससे वो कर सकते हो कि भाई हमें जो पर्टिकुलर सम्मन था या नोटिस था या जो डिक्री का ऑर्डर है वो सर्व ही नहीं किया गया था, तो यहाँ पर भी कंटेम्प्ट से आप एस्केप कर सकते हो। या फिर आपको सुनने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगी, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट फॉलोड इन योर केस, देन ऑल्सो यू कैन एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 14। अब इस सेक्शन 14 में हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि सब कुछ अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। जिसमें से हम अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बोलता है कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि एक बहुत ही फेयर, ठीक है, मैनर में कोई भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए
जिसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा है उसे सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, वो अपना साइड कोर्ट में रख सके, ये इसका सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ ये क्या बोलता है कि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो उनका मैनेजिंग इनिशिएट होती है तो वो काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और ये चीज प्रोवाइड करता है सेक्शन 14 की एकदम ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में वो प्रोसीडिंग्स कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं पेनल्टीज के ऊपर। अब क्या है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग गया, अब कंटेम्प्ट लगा तो पेनल्टीज कैसी होंगी? सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के कंटेम्प्ट है। अगर सिविल कंटेम्प्ट लगता है आपके ऊपर तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 मंथ्स की, या फिर फाइन लग सकता है, या दोनों। या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो उसमें क्या होगा? फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, दोनों हो सकता है, जैसा जिस तरीके का वो ऑफेंस व्यक्ति ने किया है उस हिसाब से। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग भी जाती, कंटेम्प्ट लग भी जाता है, तो आपके पास अपील की पावर जो है वो दी गई है सेक्शन 19 में। अपील बेसिकली, अपील में आप उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए सिंगल बेंच, डबल बेंच के हिसाब से जा सकते हो, उससे फिर सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हो कि ये जो मुझ पे पर्टिकुलर कंटेम्प्ट लगा ये सही तरीके से जो है डिसीजन इज नॉट फेयर ऑन। उसके बाद हम आते हैं पार्डन पावर। सेक्शन 13 ये प्रोवाइड करता है। अभी हमने क्या पढ़ा? पहले 14 पढ़ा, फिर 12 पढ़ा, अब हम 13 पढ़ रहे हैं। हम इंटरमिक्स करके चल रहे हैं क्योंकि हमने पहले प्रोसीडिंग्स पढ़ी, अब हम कर रहे हैं कि पावर टू पार्डन, यानी कि जो आपको पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, उसको रिड्यूस डाउन किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। कैसे? सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने डिफेंसेस ऑलरेडी बता दिया कि ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट में जो सच बोला गया उसी के ऊपर, ठीक है, मतलब जो भी चीज पब्लिक गुड के यानी कि गुड फेथ में बोली गई वो एज इट इज थी, ठीक है। इसके अलावा फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब आपने बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करी है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। एक बार मैं सेक्शन 13 की लास्ट लाइन को पढ़ना चाहूंगी। पर्टिकुलरली वेयर द कंटेम्प्ट हैज बीन पर्ज्ड और कंडेमनर हैज शोन रेमोर्स, दैट बेसिकली मीन्स कि वो बोल रहा है कि वहां पर पार्डनिंग की जा सकती है जहां पर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है या गिल्टी फील कर रहा है, उस केस में आप इसको पार्डन प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जस्टिस प्रदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा इन्होंने कहा कि सिर्फ मियर अपॉलॉजी से काम नहीं चलेगा, है ना, ये बोल देना कि आई एम हाईली अपोलोजाइज्ड फॉर माई बिहेवियर। नो, इन दिस पर्टिकुलर केस पनिशमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपॉलॉजी ही नहीं मानी जाएगी। अब हम आते हैं हमारे कुछ केस लॉज पे जो कंटेम्प्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारा जो केस है वो के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया जुडिशियल डिसीजंस को, ठीक है, और ये कहा कि कोर्ट को ये पहले समझना होगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट लगाने से पहले ये समझने की बहुत जरूरत है कोर्ट्स को कि एक्चुअल में ऑब्स्ट्रक्ट करना, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट ऑन द ग्राउंड्स कि ऐसा ये मतलब एक्ट में लिखा तो नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट का एक्चुअल मतलब समझना कोर्ट को बहुत जरूरी है। ये चीज कही गई के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अरुंधति रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस था, जिसमें बेसिकली क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है, कंटेम्प्ट और मतलब जो कंटेम्प्ट एक्ट है वो एक रोक लगाती है, ठीक है। हमें पता है कि मुझे बोलने का अधिकार है, ये तो सब बोल देते हैं, फिल्मों में भी बड़े बड़े डायलॉग्स लोग मार देते हैं कि हाँ मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रिस्पेक्ट टू कोर्ट जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और इसमें क्लियर किया गया अरुंधति रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, पब्लिक क्रिटिसिज्म में भी यदि कोई व्यक्ति मतलब पब्लिकली भी अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी क्रिटिसिज्म कर रहा है जुडिशरी के जिसमें जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोर्ट मैटर जो है वो कोर्ट में है और वो आकर मतलब उसके बारे में कुछ पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहा है उस मैटर के बारे में, जिससे कोर्ट को लगता है कि वहां पर क्या हुआ है, बेसिकली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, तो वो क्या माना जाएगा, वो कंटेम्प्ट में माना जाएगा। नेक्स्ट है आर के आनंद वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट 2009 का केस है। यहाँ पर एक जो एडवोकेट थे उन्हें कंटेम्प्ट के लिए जो है कन्विक्ट किया गया था, और कन्विक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि उनका बेसिक ग्राउंड क्या था कि अगर आप अपने विटनेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ही आएगा। सुब्बा राव केस 2014 का केस है। सुब्बा राव के जो केस है 2014 का, इसमें ये चीज को क्लियर किया गया कि कैसे अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, और आप उसे कंप्लाई नहीं करते हो तो वो भी क्या है, कंटेम्प्ट के अंदर ही आएगा।
फाइनली हम इसमें आते हैं कि एप्लीकेशन एंड इम्पॉर्टेंस क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए इस बात को, जो स्टार्टिंग में मैंने कही थी कि हमारा एज अ सिटीजन हमारा क्या है, राइट है कि जो हमारी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करे, और हम चाहते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, हमारी सुरक्षा बनी रहे, और इन रिटर्न हम क्या कर रहे हैं कि हम ओबे करेंगे उनके लॉ एंड ऑर्डर को। ये बेसिकली जो कंटेम्प्ट का एक्ट आया वो इसलिए आया कि जुडिशरी की रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन्ड रहे, उनके काम में कोई भी रुकावट, हिंडरेंस या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जैसे बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, तो वो रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई हिंडरेंस नहीं आनी चाहिए। और साथ में जितने भी, चाहे वो लीगल प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों या नॉर्मल पब्लिक हो, अपने किसी भी ऐसे शब्द, किसी भी ऐसे एक्ट या किसी भी ऐसे कार्य के लिए वो आंसरेबल होने चाहिए। आंसरेबल मतलब कि अकाउंटेबल का मतलब होता है कि उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उनसे वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आपने ये काम गलत किया है, तो वो उसके लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, सो ओवरऑल द complete thing has been completed. This was a very small kind of an act, and I hope you really liked it. If you have some kind of feedbacks, तो आप इसमें feedbacks provide कर सकते हैं, and please like, subscribe, share, press the bell icon.